घमंडी गोरी जेठानी। गायत्री के दोनों बेटों का विवाह एक काली शोभा और दूसरी गोरी प्रीति नाम की लड़की से होता है, जिसके बाद गायत्री उनका गृह प्रवेश करती है। शादी के अगले दिन छोटी बहू शोभा, जो कि काली थी, वो प्रीति से कहती है, अरे दीदी बहुत देर हो गई है, चलिए नीचे चलते, साथ में पहली रसोई का खाना बनाएंगे। ओफो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मैं अभी मेकअप कर रही हूँ? बिना मेकअप के तो मैं नीचे नहीं जा सकती। आखिर मुझे अपनी खूबसूरती का भी तो ध्यान रखना है, मेंटेन करके रखना है। तुम खुद तो काली हो, नहा धोकर सीधा जा रही हो, है ना ही तुम्हें कुछ ब्यूटी सेंस होगी, मनहूस कहीं की, जो मुझे अपनी शक्ल दिखाती। मैं खुद आकर अपना खाना बना लूंगी। ठीक है दीदी, मैं चली जाती हूँ, आप तैयार हो जाइए। अपनी जेठानी की बातों को बिना बुरा माने वो रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है। उसके रंग से सास भी थोड़ी कम खुश थी, पर क्या करें, बेटे की कुंडली को देखकर उसने फटाफट अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। फिर प्रीति भी तैयार होकर रसोई में जाती है तो कहती है, ओह गॉड, दिस प्लेस इज वेरी हॉट, आई कांट कुकिंग। और खाना बनाने से कहीं मेरी खूबसूरती को कुछ हो गया तो मेरा मेकअप खराब हुआ, इस काली देवरानी की तरह काली हो गई तो। माँ जी आप आ गई, मैं खाना नहीं बना सकती, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बहू, तू खाना मत बना, कहीं तेरी रसमलाई जैसी शक्ल इस छोटी बहू के काले गुलाब जामुन सी हो गई तो रहने दे, अब से यही खाना बनाएगी हमेशा, सुन रही है ना तू? जी माँ जी, खाना तैयार हो गया, आप सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। कुछ ही देर बाद सब लोग खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, काली बहू घर की सारी जिम्मेदारी अकेले संभालती है और गायत्री अपनी गोरी बहू को कोई भी काम करने नहीं देती। वो एसी में हमेशा सोफे या बेड पर पसरी हुई रहती थी। खाना पीना बनाना किसी और चीज से उसे कोई मतलब नहीं था। जब उसे अपनी देवरानी को परेशान करना होता था तो बड़े घमंड के साथ उसे ऑर्डर करती है। वो बेचारी जैसे ही घर का काम करके बैठी थी, तभी सास और घमंडी जेठानी उसे बुला लिया करते थे। बीते वक्त के साथ दोनों बहू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जहाँ सास अपनी गोरी बहू प्रीति का ही ख्याल रखती थी और गर्भवती के समय में भी शोभा से ही घर का सारा काम करवाती है। शाम के समय प्रीति अपने कमरे में बैठकर केला खा रही थी। ये काली कलूटन ज्यादा बनती है ना, अभी इससे कमरे की सफाई करवाती हूँ। अरे ओ शोभा रानी, कम टू माई धोरे। जी जेठानी जी, आप मुझे बुला रही हैं? हाँ, वो क्या है ना, टीवी देखते देखते मैं यहीं पर केले खाने लग गई और छिलके फेंक दिए। मैं कहीं फिसल ना जाऊं, इसलिए तुम जल्दी झाड़ू लगा दो। पर दीदी, फिसलने का डर तो मुझे भी है। मैं कह रही थी हम एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि आप भी गर्भवती के समय से गुजर रही हो और मैं भी, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बोलो तुमने? नौकरानी रख लो, पैसे तुम्हारे पीहर वाले लाकर देंगे। माँ जी को पता चला तुम्हारे इस आइडिया के बारे में ना, तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगी। घर में 2-2 बच्चे आने वाले हैं और तुम्हें खर्चे की हो रही है, जरा सा काम खुद नहीं कर सकती? क्या हुआ बहू, तुम दोनों के कमरे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? माँ जी, मैडम जी से घर का काम नहीं हो रहा, नौकरानी बुलाने को कह रही हैं। मैंने तो साफ मना कर दिया। अच्छी बात है, सारा काम अभी भी तू ही करेगी, समझी? कर लो माई, पढ़ाई नौकरानी वाली। चल जाकर बहू को केसर वाला दूध ला कर दे उसके बच्चे के लिए। मेरी बहू इससे पिएगी तो मेरा पोता और भी गोरा हो जाएगा। माँ जी मैं भी पी लूं, मेरा बच्चा भी साफ रंग का और तंदुरुस्त पैदा होगा। तुझे क्यों पीना है? क्या 2 रुपए का आता है? अरे जरा सा केसर बहुत महंगा आता है, और तुझे क्या जरूरत है, तू तो है ही काली। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को भी आराम चाहिए। क्या मैं ये सब खा पी नहीं सकती? नहीं, तुम्हें आराम की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से इसे साफ करो और मेरे लिए केसर दूध लाओ। बेचारी शोभा का दिल अपनी सास और घमंडी जेठानी की बात सुनकर टूट जाता है। फिर वह गर्भवती के 7वें महीने में अपनी जेठानी के कमरे को साफ करती हैं और उसके लिए केसर वाला दूध लेकर आती हैं। इतना ही नहीं, प्रीति इतनी घमंडी थी कि खुद गाढ़ा केसर का दूध पीती थी और देवरानी के गिलास में पानी मिला दिया करती थी। और वो फल खाने जाती थी तो प्रीति के हाथ से छीनकर फल खा जाया करती थी। बेचारी शोभा को बुरा तो लगता था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। वक्त गुजरता है, दोनों बहू का 9वां महीना चल रहा होता है कि एक सुबह प्रीति के पैरों में दर्द होता है तो उसका पति मोहन कहता है, प्रीति परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं पैर दबा देता हूँ, सरसों के तेल की मालिश कर देता हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रहे? आपके ऑफिस का टाइम हो गया है। शोभा है ना, मेरी बहन की तरह ख्याल रखती है, वो कर देगी, आप जाइए। अब बताती हूँ महारानी को। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। तभी प्रीति शोभा को आवाज लगाती है, जी दीदी, आप बुला रही थी मुझे? हाँ, मेरे पैर की मालिश कर दो, मेरे दर्द हो रहा है। सॉरी जेठानी जी, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती
क्योंकि कल रात से मैं परेशान हूँ। मेरे पेट के साइड में बहुत दर्द हो रहा है। मैं माँ जी को भेज देती हूँ या दाई माँ को बुला देती हूँ। इतना कहकर शोभा चली जाती है। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। इस कलूटी के पर कैसे निकल गए? इसने मुझे मना किया, इसको तो छोड़ूंगी नहीं। अब मैं ज्यादा ही प्रेगनेंसी के बहाने इससे आराम मिल रहा है। ऐसा बोलकर वो सरसों का तेल सीढ़ी पर डाल देती है। अब उस महारानी को मुझे ना करने का अंजाम पता चलेगा जब यहाँ से गिर पड़ेगी। ऊपर गई है माँ जी के पास, आती ही होगी। कुछ देर बाद शोभा वहां से जाती है कि बिना तेल वाली सीढ़ी पर पैर रख के वापस आती है। प्रीति इस बात को भूल जाती है और वो खुद ही उस सीढ़ी पर पैर रख देती है। जेठानी जी, आपको कुछ नहीं होगा। अपनी जेठानी को इस हाल में देखकर शोभा उसे बचाने जाती है तो खुद भी उसके साथ सीढ़ी से गिर जाती है, जिससे दोनों के पेट में बहुत दर्द होता है और दोनों के पति और गायत्री फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। शोभा का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाता है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन थिएटर में प्रीति अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी चिंता में शोभा अपने पति से कहती है, अरुण जी, जेठानी जी और उनका बच्चा ठीक तो है ना? और हमारा बच्चा तो ठीक है, लेकिन भाभी की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर उन्होंने कोशिश छोड़ दी तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मुझे जेठानी जी के पास जाना होगा, वो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। आप डॉक्टर से बोलें कि मुझे वहाँ जाने की परमिशन दे, प्लीज अरुण जी। ठीक है। तभी अरुण डॉक्टर से बात करता है। फिर परमिशन के बाद शोभा अपनी जेठानी के ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जहाँ वह जेठानी का हाथ पकड़ती है। जेठानी जी, आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए और अच्छा सोचिए। मैं, जेठ जी, माँ जी, हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें गिराने के लिए मैंने ये किया था और हम दोनों ही गिर गए और मेरी वजह से मेरा बच्चा जूझ रहा है। तुम कुछ नहीं होने दोगी ना मेरे बच्चे को? अरे जेठानी जी, इन सब बातों को भूल जाइए, अच्छा सोचिए, हिम्मत रखिए, आपका बेबी इस दुनिया में सेफली हो जाएगा। मिसेस शोभा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसे ही उन्हें हिम्मत देते रखिए, उनके बच्चे को कुछ नहीं होगा। शोभा अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। इतने में प्रीति भी अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेबी को देखकर बहुत खुश होती है। बेहोश होने के कुछ देर बाद आंखों में आंसू लिए प्रीति कहती है, शोभा, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो आज मेरा बेबी भी नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और तुमने जो मेरे साथ अच्छा किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे काले रंग को देखकर बहुत कुछ बोला, तुझे ताने दिए, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ माँ जी। इस तरह घमंडी जेठानी का घमंड टूट जाता है और सास जेठानी शोभा को अपनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं।